नमस्कार साथियों। आज अपन फिर से जो अपनी क्लास थी पिछली उसके आगे अध्ययन करेंगे। थोड़ा बीच में कुछ कार्यों की वजह से मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया। अब अपनी लगातार रेगुलर क्लास चलेगी। जो अपना पिछली जो क्लास थी उसमें अपने यूरोप महाद्वीप के जो प्रमुख देश थे उनके बारे में देखा था, उनकी स्थिति के बारे में देखा था। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन उसके आगे शुरू करते हैं। अपन ने देखा था कि यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश, उसके बाद में अपन देखें तो अपन चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं यूरोप महाद्वीप के पर्वत। अपन यूरोप महाद्वीप के जो प्रमुख पर्वत है उनको मानचित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें अपन दोस्तों जब अपन ने देशों की बात की थी, यानी प्रमुख देश कौन कौन से हैं, तब देखो दोस्तों यहाँ 3 देश था मेरे पास, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन तीनों देशों को अपन ने संयुक्त रूप से एक नाम दिया था, स्कैंडिनेवियन देश, भौतिक आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो स्कैंडिनेवियन देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन तीनों देशों में एक पर्वत स्थित है, यूं फैला हुआ दोस्तों। उस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेवियन पर्वत। इसलिए इन देशों को स्कैंडिनेवियन देश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा स्कैंडिनेवियन पर्वत किन देशों में स्थित है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इसके अलावा अपन चलते हैं दोस्तों, तो स्थिति देखते हैं दोस्तों। यह है इधर कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। ये दोस्तों इधर है काला सागर। ये इधर एशिया का पार्ट आ गया दोस्तों। जैसे यहां ये आ गया कजाकिस्तान, ये पूरा एशिया है इधर दोस्तों। और इधर आ गए साइबेरियन रूस, यानी रूस का वो हिस्सा जो एशिया में है उसे साइबेरियन रूस कहा गया है। ये भी रूस का हिस्सा है, ये यूरोप में है और ये है एशिया में। इन दोनों के बीच में ये जो पर्वत स्थित है, ये दोस्तों ये पर्वत, इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछा जाता है एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत है, तो ध्यान रखना दोस्तों अपना आंसर होगा यूराल। क्योंकि यूराल पर्वत रूस में स्थित है और रूस को ये 2 भागों में बांटता है। एक तो ये जो रूस आ गया और जो एक एशिया के अंतर्गत जो रूस है उसे साइबेरियन रूस कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अपन अगला पर्वत देखते हैं। अपन ने पहला पर्वत देखा स्कैंडिनेवियन पर्वत जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में स्थित है। दूसरा पर्वत आया अपने पास यूराल पर्वत। अब देखो दोस्तों यहां मैंने 2 चीज लिखी है, काला सागर और कैस्पियन सागर। इन दोनों के बीच में 3 राज्य हैं एक तरह से, या 3 देश कहते हैं उनको। जब अपन ने रूस यानी कि सोवियत संघ का जो विघटन पड़ा था उसमें अपन ने देखा था एक नाम आया था काकेशस राज्य। काकेशस राज्य, जिनमें अपन ने 3 देशों को शामिल किया था। यानी कि काकेशस राज्य 3 देशों को मिलकर कहा जाता है। उसमें अपन ने नाम लिखे थे, एक नाम था जॉर्जिया, एक नाम था आर्मेनिया और एक नाम था दोस्तों अजरबैजान। क्योंकि अपन ने देखा था जब रूस का विघटन हुआ तो 15 देश बने। रूस के विघटन के बाद में 15 देश बने, उनमें से 3 देश ये भी थे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, जिन्हें संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। इन तीनों देशों में एक पर्वत है दोस्तों, जिस पर्वत का नाम है काकेशस
काकेशस पर्वत। इस काकेशस पर्वत की उपस्थिति के कारण ही इन तीनों देशों को, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, तीनों को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा गया है। अब यहाँ की जो मुख्य बात है दोस्तों, जब अपन ने 4-5 महाद्वीप पहले पढ़ दिए, शायद अपना छठा महाद्वीप है, अपन ने प्रत्येक महाद्वीप की एक ऊंची चोटी याद रखी थी कि जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो किलिमंजारो है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिन्ले है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एकांकागुआ है। ये अपन ने 4 चीजें पढ़ी। और एक अपन ने देखा था जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें मात्र एक पर्वत था, चलो उसकी बाद में बात करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो इसी पर्वत पे है। उसका नाम है दोस्तों माउंट एलब्रुस। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, माउंट एलब्रुस, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कहां पर है, काकेशस पर्वत में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहां देखो दोस्तों, यह आ गया अपना स्पेन, यह आ गया अपना दोस्तों फ्रांस, ये अपना यूके। ठीक है दोस्तों, ये इधर आ गया आयरलैंड, और ये इधर है दोस्तों आइसलैंड। अपन थोड़ी स्थिति देख रहे हैं। अब देखते हैं जो प्रमुख पर्वत है उनमें कौन कौन से पर्वत और बचे हैं दोस्तों। तो ये जो फ्रांस है दोस्तों, इसमें एक पर्वत है जिसका नाम है जूरा पर्वत, याद रखना है। जूरा पर्वत कौन से देश में है दोस्तों, फ्रांस में। क्यों, सीधा ही प्रश्न आता है कि जूरा पर्वत कौन से देश में है। ठीक है, और देखते हैं। एक देश है दोस्तों इधर फ्रांस, एक है इधर स्पेन। इन दोनों की जो सीमा है उस पे अपना एक पर्वत स्थित है दोस्तों, यह है पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत, याद रखना है। पिरेनीज पर्वत कहां है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। और बात करते हैं दोस्तों, ये अपना दोस्तों देश है इटली। इटली में एक पर्वत है जिसका नाम है एपिनाइन पर्वत, एपिनाइन पर्वत। ये जो भी पर्वत अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा प्रश्न आ जाता है। या तो अपने को 4 पर्वत दे देते हैं इधर और 4 देश दे देते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, या इनको मिलाओ, इनको मिलान करो, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एपिनाइन पर्वत कहां है दोस्तों, ध्यान दो, एपिनाइन पर्वत कहां है, इटली में। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं यहां जो ये इंग्लैंड है, या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं अपन दोस्तों, इंग्लैंड में एक पर्वत है जिसका नाम है पेनाइन, पेनाइन। एपिनाइन इटली में है और पेनाइन इंग्लैंड में है, ध्यान रखना है दोस्तों। और हो गया, और देखते हैं अपन, जूरा पर्वत हो गया अपना। अपन देखते हैं दोस्तों, यहां एक देश है जर्मनी। इस जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कौन से देश में दोस्तों, जर्मनी में। इस पर्वत से ही डेन्यूब नदी निकलती है, जो विश्व के सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है, और अपना जल काला सागर में डालती है। क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है, तो अपना आंसर होगा दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों अपन जो अपना यूराल पर्वत हो गया। एक पर्वत और देखते हैं दोस्तों, ये अपना दोस्तों आ गया इधर है फ्रांस, इधर जर्मनी, यहां एक देश है दोस्तों स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ये आ गई अपनी इधर इटली, और ये अपना ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया।
प्रमुख रूप से 4 देश हुए दोस्तों, उसमें देखना अपने को, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। इन चारों में एक पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है दोस्तों। आल्प्स पर्वत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में फैला हुआ है। और इसके बारे में क्या है, ये एक नवीन पर्वतमाला है। देखो अपन ने जब पढ़ा था कि नवीन पर्वतमाला कौन से युग की है, तो सभी जो नवीन पर्वत है वो अल्पाइन युग के हैं, अल्पाइन युग के। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आल्प्स पर्वत है ये भी अल्पाइन युग का एक वलित पर्वत है। और इसके बारे में देखते हैं, ये जो फ्रांस आ गया इधर और इधर आ गया दोस्तों इटली, ये फ्रांस और इटली की सीमा बनाता है। कई बार प्रश्न आया है, फ्रांस और इटली की सीमा बनाने वाला पर्वत है, फ्रांस है इटली। तो दोस्तों ये सीमा बनाता है आल्प्स पर्वत। तो ये दोस्तों ये बात हुई अपने यूरोप के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन इसकी जो प्रमुख नदियां हैं यूरोप महाद्वीप की उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो अपन इसको मैप के माध्यम से देख रहे हैं ताकि अपने को सही प्रकार से अधिगम हो सके। इसमें देखते हैं अपन, यहां दोस्तों अपन ने एक पर्वत देखा था जो यूरोप और एशिया को अलग कर रहा था, ये पर्वत। इस पर्वत को नाम दिया अपन ने दोस्तों यूराल पर्वत। ये जो यूराल पर्वत है दोस्तों, यहां से 2 नदियां निकलती है। देखिए सबसे पहले दोस्तों एक नदी है यहां से ये निकल रही है और ये सीधी अपना जल ले जा रही है। तो कौन सा सागर आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। यूराल नदी है दोस्तों, यूरोप पर्वत से निकलकर, यूराल पर्वत से निकलकर रूस में बहती हुई कैस्पियन सागर में अपना जल डाल रही है। और कुछ याद नहीं रखना है, या यूपी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कहां गिरती है, कहां से निकलती है। यूराल पर्वत वही है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अपन इसी के साथ यहां से एक नदी निकलती है दोस्तों, ये भी कैस्पियन सागर में अपना जल ले जाती है, ये भी यूराल पर्वत से निकलती है। इस नदी का नाम है वोल्गा नदी। याद रखना है कौन सी नदी है दोस्तों, अपन ने पहली नदी पढ़ी थी ये यूराल नदी, और ये जो दूसरी नदी है यह वोल्गा नदी। 2 नदियां निकल रही है यूराल पर्वत से और दोनों ही अपना जल डाल रही है कैस्पियन सागर में। अब वोल्गा नदी दोस्तों इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। यही दोस्तों एक देखो इस वोल्गा की एक सहायक है, ये जो वोल्गा नदी है इस नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है मस्कवा नदी। इस नदी को इसलिए याद रखना है, पुलिस, पटवार और अधिकतर पुलिस में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो ये जो मस्कवा नदी है दोस्तों, इसके किनारे रूस की राजधानी, रूस की जो राजधानी है मॉस्को वो स्थित है। याद रखना दोस्तों, रूस की जो राजधानी है वो क्या है, मॉस्को, वो मस्कवा नदी के किनारे स्थित है जो कि वोल्गा की सहायक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यही दोस्तों एक नदी है, देखो इधर आ गया काला सागर, काला सागर। यहां से अपन देखेंगे इसको, यहां एक नदी है, यहां जो काला सागर में अपना जल लाती है, इसका नाम है डोन नदी। रूस से निकलती है, याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा है डोन नदी का संबंध किस देश से है, तो अपना आंसर होगा दोस्तों रूस। अब ये डोन नदी है दोस्तों, इसको भी किसमें मिला दिया है, वोल्गा में मिलाकर। एक तरह से देखो कि कैसा नदी तंत्र बन रहा है,
इसको इसमें मिलाया है, ये इसमें पहले से ही मिली हुई, इनको मिलाकर रूस का प्रमुख नहर तंत्र डॉन नदी को वोल्गा नदी में मिलाने के कारण रूस का प्रमुख नहर तंत्र का निर्माण हुआ है। और आगे देखते हैं दोस्तों, ये दो नदियां हुई अपनी दोस्तों, जो यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना जल डालती है। इनके साथ साथ अपन ने मस्को नदी के बारे में बात की। मस्को नदी के किनारे रूस की राजधानी मॉस्को स्थित है, इसलिए इसको याद रखना है। डॉन नदी का संबंध रूस देश से है। आगे और देखते हैं दोस्तों। अब अगली जो नदी है दोस्तों अपनी, देखिए यहां एक देश है जर्मनी। जर्मनी, ठीक है दोस्तों। जर्मनी में एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, अपन ने पढ़ा था जब अपन पर्वत। तो दोस्तों देखिए अपन अगली जो नदी उसमें देखते हैं। यहां अपन दोस्तों देखो, ये है जर्मनी। ये जो जर्मनी देश है, यहां जब अपन पर्वतों की बात कर रहे थे, यहां एक पर्वत था अपने पास ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। यहां से एक नदी निकलती है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। ये नदी निकल गई दोस्तों, याद रखना है जर्मनी में ये, और ऐसे बहती हुई लगभग 10 देशों में और सीधी काला सागर में जाकर गिरती है। 10 देशों में बहती है दोस्तों। कौन सी नदी है? डेन्यूब नदी। विश्व के सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है दोस्तों, जो 10 देशों में बहती है। याद रखना है 10 देशों में। कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी। और कहां अपना जल डालती है? काला सागर में। यह नदी दोस्तों 10 देशों और 10 देशों में और 5 राजधानियों में भी, ये कई बार प्रश्न पूछ दिया, 10 देशों वाला प्रश्न लगभग सभी को याद है। कितनी राजधानियों में बहती है? 5 राजधानियों में। याद रखना है दोस्तों, राजधानियों में, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये देखो दोस्तों, एक देश है इधर स्पेन। ये इधर आ गया अपना दोस्तों भूमध्य सागर, ठीक है। यहां से देखते हैं दोस्तों, ये स्पेन और ये आ गया दोस्तों फ्रांस। ये जो फ्रांस है दोस्तों, यहां एक पर्वत है जूरा पर्वत। जब अपन पर्वत पढ़ रहे थे तब पढ़ा था अपन ने जूरा पर्वत। इस जूरा पर्वत से एक नदी निकलती है और अपना जल लाती है भूमध्य सागर में। इस नदी का नाम है रोन नदी, ठीक है दोस्तों। इस नदी के किनारे फ्रांस का एक शहर है दोस्तों, जिसका नाम है लियोन शहर। यह रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखना, कुछ ज्यादा याद नहीं है। रोन नदी का संबंध है फ्रांस से, जूरा पर्वत से निकलती है और लियोन शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली नदी लेते हैं दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, यहां देखते हैं, ठीक है। यहां अपन ने देखा था दोस्तों, ये है अपना स्विट्जरलैंड। ये आल्प्स पर्वत फैला हुआ है ऐसे। स्विट्जरलैंड के ऊपर अपने होगी अपने दोस्तों योगेश जर्मनी। और ये हो गया दोस्तों अपना नीदरलैंड। ये हो गया अपना नीदरलैंड। छोटा देश है लेकिन नक्शे में इसको बड़ा बना देना, नीदरलैंड। ध्यान रखना है, ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब आल्प्स पर्वत हो गए, उसमें भी स्विट्जरलैंड देश से निकलती है। जर्मनी, फिर उसके नीदरलैंड और फिर यहां ये आ गया दोस्तों अपना उत्तरी सागर। यानी कि कितने देशों में बह रही है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड, 3 ही देशों में बहती है और उत्तरी सागर में अपना जल डालती है। यह नदी है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण राइन नदी। यह
संसार की सबसे व्यस्त नदी है? संसार की व्यस्ततम नदी कौन सी नदी है दोस्तों? राइन नदी। आल्प्स पर्वत यानी स्विट्जरलैंड से निकलकर जर्मनी नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में अपना जल डालती है। और देखिए दोस्तों, ये जो राइन नदी है ये संसार का सर्वाधिक अंतरस्थलीय जल का परिवहन करती है। याद रखना है, यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। सर्वाधिक अंतरस्थलीय जल परिवहन करने वाली नदी है तो वो है दोस्तों अपनी राइन नदी। और अपन बात करते हैं, ये जो दोस्तों नीदरलैंड है, इस देश में इस नदी के किनारे रोटरडम बंदरगाह बना हुआ है। कौन सा बंदरगाह दोस्तों? रोटरडम। और कौन सी नदी है? राइन नदी। और कौन से देश में? नीदरलैंड में। इस नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ये जो रोटरडम बंदरगाह दोस्तों, ये यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। व्यस्ततम बंदरगाह यूरोप महाद्वीप का। राइन नदी के बारे में प्रश्न जो आते हैं, अपन ने डायरेक्ट तीनों चारों प्रश्नों की बात की। सबसे व्यस्त नदी है, स्विट्जरलैंड से निकलती है, उत्तरी सागर में अपना जल डालती है, सर्वाधिक अंतरस्थलीय जल का परिवहन करती है। इस नदी के किनारे नीदरलैंड में रोटरडम बंदरगाह स्थित है, जो कि यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह है। तो ये अपने दोस्तों लगभग 6-7 नदियां हुई। यूरोप महाद्वीप में बहुत सारी नदियां हैं और जो बाकी नदियां हैं उनको भी अपन देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अपन देखते हैं जो बाकी नदियां बची है, अपन ने लगभग 6-7 नदियों की बात की थी। उसके बाद में अपन देखते हैं, इसको देखते हैं दोस्तों। ये अपना दोस्तों देश आ गया स्पेन, ये इधर आ गया दोस्तों फ्रांस, ये आ गया दोस्तों अपना इटली। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं जो मुख्य नदियां हैं वो तो अपने लोगों पड़ी है। इसके अलावा जो नदियां बची है, ये दोस्तों आया अपना फ्रांस। यहां से एक नदी निकलती है यूं और अपना जल ले जाती है। यहां जो ये क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र, इसे इंग्लिश चैनल नाम दिया गया है। इंग्लिश चैनल। और ये नदी है दोस्तों अपनी सीन नदी। सीन नदी कहां से निकल रही है दोस्तों? फ्रांस से निकल रही है सीन नदी। और कहां अपना जल ले जा रही है? इंग्लिश चैनल में। अब इस नदी को क्यों याद रखना दोस्तों? क्योंकि जो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी कौन सी है दोस्तों? पेरिस। वो इसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है। वो कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। और देखते हैं जो नदी है ये इटली है दोस्तों। यहां से यहां एक अपन ने पर्वत पढ़ा था, एपिनाइन पर्वत। एपिनाइन पर्वत, ये इटली। यहां से एक नदी निकल रही है यूं और अपना जल ले जा रही है दोस्तों। इधर आ गया भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। ये नदी है दोस्तों टाइबर नदी। याद रखना है कौन सी नदी? टाइबर नदी। इसको क्यों याद रखना है? क्योंकि इटली की जो राजधानी है दोस्तों रोम। रोम कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। अलग अलग, दोनों अलग अलग याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गई अपनी टाइबर नदी। इसके अलावा इटली में एक और नदी बहती है जिसका नाम है दोस्तों पो नदी। इस नदी को इटली की गंगा कहा गया है। इटली की गंगा। और जो वेनिस शहर है, कई बार अपन देखते हैं वेनिस शहर, ये वेनिस शहर पो नदी के किनारे ही स्थित है। याद रखना है वेनिस शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है?
पो नदी के किनारे। ये जो इंग्लिश चैनल दोस्तों, यहाँ इंग्लिश चैनल को अपने को पता ही है, आगे पढ़ेंगे अपन जब बात होगी। ये यूके को फ्रांस से अलग करता है, यानी कि यूके को यूरोप से अलग करता है। इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। तो ये आ गया दोस्तों अपना यूके। तो यहां एक नाम है अपना दोस्तों लंदन, जो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये लंदन है, ये थेम्स नदी के किनारे है। थेम्स लिख दो चाहे टेम्स लिख दो, याद रखना, यहां से यही प्रश्न याद रखना है। लंदन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और देखते हैं दोस्तों, यहां एक अपना देश है जिसका नाम है पोलैंड। तो पोलैंड की जो राजधानी है दोस्तों वो है वारसा। वारसा, ये जो वारसा है पोलैंड की राजधानी, ये दोस्तों विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। विस्चुला नदी के किनारे पोलैंड की राजधानी वारसा। ठीक है दोस्तों, ये हुई अपनी यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख नदियां हैं। परीक्षा की दृष्टि से अपने लगभग सभी नदियां पढ़ दी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो चीजें हैं उनको अपने को याद रखना है। अब अपन ने पहले देश पढ़े, फिर अपन ने पर्वत पढ़े, फिर अपन ने नदियां पढ़ी। अब परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण बचा है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले आप ताकि अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपन देखते हैं यूरोप महाद्वीप की जो कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें अपन देखते हैं दोस्तों, पहले स्थिति देखते हैं थोड़ी सी। ये आ गया दोस्तों अपना भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठीक है दोस्तों। ये अपना इधर आ जाता है अंध महासागर। अंध महासागर, ये आ गया अपना अफ्रीका। अब ठीक है दोस्तों, थोड़ी बात करते हैं भूमध्य सागर की। बात करेंगे अपन सबसे पहले। ये जो भूमध्य सागर है, इसके जो तटवर्ती भाग है दोस्तों, यहां शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा, इसके कारण यहां पर नींबू, माल्टा, अंजीर आदि खट्टे फलों का, साइट्रस फैमिली, साइट्रस का मतलब होता है खट्टे फल, नींबू, माल्टा, अंजीर आदि खट्टे फलों का उत्पादन होता है। इसलिए भूमध्य सागर को संसार का बगीचा या फलो उद्यान कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों कि यहां शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, और देखते हैं दोस्तों इस भूमध्य सागर की क्या बात है। भारत में ये इधर आ जाएगी दोस्तों अपन, जो भारत में जो उत्तरी पश्चिमी भारत में, ये देखे अपन, अगर भारत को यहां से देखे अपन तो यहां थोड़ा सा चित्र बनाते हैं अपन पूरा ऐसे यूरोप का एक साथ। तो ये दोस्तों ये स्थिति है। ये आ गया अपना भूमध्य सागर। ये अपना भूमध्य सागर है दोस्तों। तो इसको यहां से लेंगे अपन तो उत्तरी पश्चिमी भारत, यानी कि ये क्षेत्र आ गया इधर से, उत्तरी पश्चिमी भारत और राजस्थान। भाई ये उत्तरी पश्चिमी भारत में अपन राजस्थान, गुजरात इनको लेंगे। इस क्षेत्र में यहां जो बारिश होती है वो शीतोष्ण चक्रवातों के कारण होती है। याद रखना है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण यहां बारिश होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोस्तों ये भूमध्य सागर से ही उठते, याद रखना है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में वर्षा होती है या राजस्थान में वर्षा होती है, तो अपने को दो ऑप्शन मिल जाते हैं कहीं पे भी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या भूमध्य सागरीय चक्रवात। दोनों एक ही चीजें याद रखनी है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो हमेशा भूमध्य सागर से ही उठते हैं और ये पश्चिमी एशिया और उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते, याद रखना है। और इनकी दिशा ये रहती है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की दिशा है पूर्व से, पश्चिम से पूर्व। याद रखना है
शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी दिशा कैसी रहेगी दोस्तों? पश्चिम से पूर्व। और इसके विपरीत उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनकी दिशा होती है दोस्तों पूर्व से पश्चिम। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, सत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताइए। प्रश्न पूछ लिया गया, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं या पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, तो अपने को ध्यान रखना दोस्तों, ये उड़ते हैं भूमध्य सागर से और एशिया की तरफ चलते हैं। अपने को मानचित्र के माध्यम से इतना ध्यान रखना है, भूमध्य सागर से चलते हुए एशिया की तरफ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपन इसमें देखते हैं जो याद रखने लायक अपने पास क्या क्या है। अब देखो दोस्तों, यहां देखो भूमध्य सागर के द्वीप देखते हैं प्रमुख अपन। पहला द्वीप है दोस्तों सार्डिनिया द्वीप। सार्डिनिया द्वीप ये भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है दोस्तों, याद आ जाएगा भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सार्डिनिया। और दूसरा अपन द्वीप की बात करें तो ये द्वीप है दोस्तों सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप, इस द्वीप को याद क्यों रखा जाएगा? क्योंकि अपने को इतना तो याद नहीं रखना दोस्तों, फिर भी याद रखना है सिसिली द्वीप का संबंध किससे है? भूमध्य सागर से। इस द्वीप पर एक ज्वालामुखी स्थित है, माउंट एटना। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखना है, सक्रिय ज्वालामुखी जो कि इटली देश में स्थित है। कौन से देश में दोस्तों? माउंट एटना ज्वालामुखी इटली देश में। और देखते हैं एक द्वीप है अपना दोस्तों लेपारी द्वीप। लेपारी द्वीप, यहां पर इस यानी कि इस द्वीप पर, लेपारी द्वीप पर दोस्तों एक ज्वालामुखी स्थित है, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, कई बार आपने नाम सुना होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी का। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये लेपारी द्वीप पर स्थित है। और देश कौन सा दोस्तों? इटली देश। ये ज्वालामुखी भी दोस्तों सक्रिय है। ये ज्वालामुखी बहुत यानी कि अत्यंत सक्रिय होने के कारण यहां रात दिन उजाला रहता है, बहुत प्रकाश रहता है। इसलिए इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं अपन, यहां एक और द्वीप है जिसका नाम है क्रोशिका द्वीप। क्रोशिका द्वीप, ये दोस्तों भूमध्य सागर के प्रमुख द्वीप पड़े अपन ने। यानी आज अपन ने जो परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है उसमें अपन सबसे पहले देख लेंगे भूमध्य सागर की स्थिति, भारत के लिए इसका क्या उपयोग है या भारत के लिए क्यों लाभदायक है। और अपन ने देखे इसके सार्डिनिया द्वीप, सिसिली द्वीप, लेपारी द्वीप, क्रोशिका द्वीप। और ये बात करते हैं, ये जो दोनों ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली और माउंट एटना दोनों दोस्तों सक्रिय है, याद रखना है। इटली देश में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस। विसुवियस ये इटली में स्थित है दोस्तों, इटली देश में ये ज्वालामुखी है। याद रखना ये जो ज्वालामुखी है विसुवियस, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं हम परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। तो दोस्तों अपन देखते हैं, अपन ने बात की भूमध्य सागर की, उसके अलावा और कौन कौन से प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हें अपन देखते हैं। ये दोस्तों अपना देश है रूस। ये अपना आ गया पूर्वी भाग और ये है इसका दोस्तों पश्चिमी भाग। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। यहां से लेकर यह है व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक से लेकर लेनिनग्राड
लेनिनग्राड, यानी पूर्व से लेकर पश्चिम भी आया। व्लादिवोस्टोक से लेकर लेनिनग्राड तक एक रेल मार्ग स्थित है जो जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसको याद क्यों रखना है दोस्तों? क्योंकि ये संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो व्लादिवोस्टोक से शुरू होकर लेनिनग्राड तक जाता है। और देखते हैं अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, और परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये है अपना अंध महासागर, ये अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, ये पूरा। और इधर है दोस्तों अपना ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ये आ गया दोस्तों अपना अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, याद रखना है यहां एक जल संधि है जो अंध महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये जल संधि याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जल संधि का नाम है दोस्तों, यहां लिखता हूं, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किस किसको जोड़ती है दोस्तों? अंध महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। अगर अपन इसकी स्थिति देख लें तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि इधर है दोस्तों स्पेन और इधर अफ्रीका का एक दोस्तों देश आ जाता है जो उत्तरी देश है, उसका नाम है मोरक्को। यह प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है, स्पेन को मोरक्को से अलग करने वाली जल संधि है। तो अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा रटना नहीं है, केवल अपने को स्थिति पता होनी चाहिए कि भूमध्य सागर, इधर अंध महासागर और यहां ये जल संधि आ गई। तो दिखती ही बात है, ऐसे भी कर सकते हैं कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो अपना आंसर होगा दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। या यूं कह दें कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सा सागर अलग करता है, तो अपना आंसर होगा दोस्तों भूमध्य सागर। तो याद रखना दोस्तों, ये जो जिब्राल्टर जल संधि है इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी, ये लो दोस्तों, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगली जल संधि है दोस्तों, यहां देखते हैं थोड़ा दोस्तों, ये आ गया अपना आयरलैंड और ये अपना दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और वेल्स। यहां एक चीज देखी थी अपन ने, ये जो क्षेत्र है इसको अपन ने नाम दिया था इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, ये जो क्षेत्र है ये है अपना बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, ये जो जलीय क्षेत्र है इसे दिया अपन ने उत्तरी सागर। और ये दोस्तों अपना है अंध महासागर। अंध महासागर, यहां पर बात करते हैं थोड़ी सी, ये जो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, ये दोस्तों ये जल संधि है डाबर जल संधि। डाबर कह दो चाहे डाबर जल संधि कह दो। किस किस को जोड़ती है दोस्तों? उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से, या यूं कह दे उत्तरी सागर को अंध महासागर से। उत्तरी सागर को अंध महासागर से। और कह दे ये इंग्लैंड हो गया दोस्तों, ये इंग्लैंड और ये फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो जलीय क्षेत्र है उसका नाम है इंग्लिश चैनल। और इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग कर रही है? डाबर जल संधि। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं अपन, यहां देखो दोस्तों, ये आ गया अपना नॉर्वे और ये स्वीडन। देखो दोस्तों, ये है बाल्टिक सागर अपना, ठीक है। इधर स्वीडन में दोस्तों एक झील है जिसका नाम है वेट्रन झील। वेट्रन झील, और ये आ गया दोस्तों अपना बाल्टिक सागर। ये जो वेट्रन झील है, इधर आ गया बाल्टिक सागर। इन दोनों को एक नहर जोड़ती है जिसका नाम है दोस्तों गोटा नहर। गोटा नहर। कई बार प्रश्न पूछा गया है, स्वीडन को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो अपना आंसर होगा दोस्तों गोटा नहर। अब देखो दोस्तों,
इधर आ गया उत्तरी सागर, इधर है बाल्टिक सागर। इन दोनों को जो इस नहर जोड़ती है उसका नाम है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है, कील नहर। बहुत सारी नहरें होगी, याद रखना है कील नहर किस किस को जोड़ेगी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कील नहर जोड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये होगी अपने दोस्तों प्रमुख जल संधियां, याद रखना है, जिसमें से महत्वपूर्ण अपनी जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर को अंध महासागर से जोड़ेगी या स्पेन को मोरक्को से अलग करेगी। दूसरी अपन ने देखी डाबर जल संधि जो कि उत्तरी सागर को अंध महासागर से या उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। और अपन बात करते हैं यहां जो प्रमुख चीजें हैं यूरोप महाद्वीप में, देखो दोस्तों यहां एक घास के मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी, स्टेपी लिख दो चाहे स्टेपीज लिख दो। स्टेपी जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दोस्तों यूक्रेन और बेलारूस देशों में, बेलारूस देशों में। सीधा ही प्रश्न पूछ दिया जाता है, जैसे अपन ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था तब कंपास, पंपास ऐसी घास के मैदान है, अपने पास सेलवास। तो यहां इसको याद रखना, स्टेपी जो घास के मैदान है उनका संबंध है यूरोप महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से। उसमें भी अगर देशों की बात की जाए तो देश है दोस्तों यूक्रेन और बेलारूस। और देखते हैं दोस्तों जो घास के मैदान है, एक देश है दोस्तों अपना हंगरी। हंगरी भी जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें पुस्टाज नाम दिया गया है, पुस्टाज नाम, ध्यान रखना है। पुस्टाज घास के मैदान कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में। और बात करते हैं दोस्तों इधर अपन ने एक नदी देखी थी जिसका नाम था राइन नदी, जो संसार की सबसे व्यस्त नदी है। ये जर्मनी और नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में बह थी। तो जर्मनी में देखो दोस्तों इस नदी के अपर क्षेत्र में बहुत सारे उद्योगों का उत्पादन हुआ है या उद्योगों का निर्माण हुआ है, बहुत सारे उद्योगों का राइन नदी के क्षेत्र में। इसलिए जहां जहां भी ये नदी बह रही है और बहुत सारे उद्योगों का निर्माण हो गया, इसलिए इसके अपवाद क्षेत्र को जर्मनी का काला प्रदेश, काला प्रदेश, काला प्रदेश का मतलब दोस्तों यहां बहुत सारे खनिजों का उत्पादन होता है, इसलिए इसे काला प्रदेश कहा गया है। या इसे औद्योगिक हृदय, जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल कहा गया है। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, राइन नदी के। और जो यह राइन नदी है यहाँ बहुत सारे उद्योग हैं। इस क्षेत्र को जर्मनी का रूर प्रदेश कई बार पूछा जाता है, रूर प्रदेश कहा गया है। जहां जहां भी खनिजों का या उद्योगों का बहुत ज्यादा निर्माण होता है उसे रूर प्रदेश कहा गया है। यहाँ बहुत सारे खनिज निकलते हैं, इसलिए जर्मनी का रूर प्रदेश किसे कहा गया है दोस्तों, जहां राइन नदी बह रही है और इसके आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक उद्योगों का निर्माण हुआ है। इसलिए इस नदी को या इस नदी के किनारे जो भी क्षेत्र है, आसपास जो भी क्षेत्र है जहां उद्योगों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे काला प्रदेश, औद्योगिक हृदय स्थल या इसे रूर प्रदेश कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों अपने यूरोप महाद्वीप के बारे में। कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से तथ्य परीक्षा की दृष्टि से आते हैं उनको अपन ने बात की। जैसे अपन ने शुरू किया था दोस्तों, ये अपनी यूरोप महाद्वीप की दूसरी क्लास थी। पहली क्लास में अपन ने यूरोप महाद्वीप की स्थिति, उसके प्रमुख देश देखे थे कि कौन कौन से प्रमुख देश है। आज अपन ने बात की इसके पर्वत कौन से हैं, इसकी नदियां कौन सी है और परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्या है, अपन किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हम लगातार, सभी विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन आपका क्रम होना बहुत जरूरी है। आज आपने मान लो यूरोप पढ़ लिया, आधा यूरोप पढ़ते हैं, उसके बाद आधा एशिया पढ़ते हैं, तो फिर आपका वो क्रम टूट जाता है। आप अपने को ये पता नहीं रहता, जैसे यहाँ घास के मैदान है, स्टेपीज, पुस्टाज, इससे पहले भी बहुत सारे घास के मैदान है, जैसे प्रेरी घास के मैदान, वो उत्तरी अमेरिका में है। ये अपने को कब याद रहेगा दोस्तों, जब अपन क्रम से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ते रहे लगातार, अब अपनी क्लासें चलेगी। थोड़ी कुछ कारणों के कारण थोड़ा
डिस्टर्ब हो गए थे अपन बीच में या क्लास नहीं ले पाए, अब अपन लगातार क्लास लेंगे और जो भी आपके सुझाव है वो बताते रहे। और अब अपन अगली क्लास, अपना यूरोप महाद्वीप पूरा हो गया है, अब अपना एक महाद्वीप रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपन दोस्तों पूरा करेंगे, उसके बाद में अपन 2 घंटे की एक लगातार क्लास लेंगे जो पूरे महाद्वीप के जो पर्सन है, महाद्वीपों से संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन है, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगली क्लास में।